हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन के अंदर। आज हम बीए फाइनल ईयर का जो इतिहास का पहला पेपर होता है, आधुनिक भारत का इतिहास, उसके टॉप 30 शॉर्ट क्वेश्चन, लघुतरात्मक और अति लघुतरात्मक क्वेश्चन पढ़ेंगे। मैं आपको बता देता हूँ, ये दोनों क्वेश्चन मिला के आपको 40 नंबर के आते हैं। और यही कुछ सारे के सारे क्वेश्चन जो इस 30 क्वेश्चन है सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इन्हीं में से लगभग क्वेश्चन आपके आ जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, बंग बंग आंदोलन क्या था। तो बंग बंग आंदोलन क्या था, देखो, बंगाल क्रांतिकारियों का मुख्य केंद्र रहा था हमेशा से ही। तो अंग्रेज़ों को ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही थी। उन्होंने एक अच्छा रणनीति प्रशासनिक कारणों का हवाला देते हुए धार्मिक स्तर पर बंगाल को दो भागों में विभाजन कर दिया, ताकि क्रांतिकारी एक इकट्ठा नहीं हो सके, उनमें धार्मिक फूट पड़ जाए। इसी बंगाल के विभाजन के उपलक्ष्य में बंगाल के लोगों के द्वारा बंग बंग आंदोलन की शुरुआत होती है। और तो पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है बंग बंग आंदोलन क्या है। लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की। इसके विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में संपन्न एक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई। सबसे बड़ी चीज़ था, एक चीज़ याद रखनी है कि 20 लॉर्ड कर्जन के द्वारा 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी। ठीक है, इसका विरोध में 7 अगस्त 1905 में कलकत्ता के टाउन हाउस में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई और बहिष्कार प्रस्ताव भी पारित हुए। 16 अक्टूबर 1905 को समूचे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वदेशी और बहिष्कार का प्रचार समूचे देश में करने के लिए तिलक, लाला लाजपत राय और अरविंद घोष ने किया। तो मैं बता दूं कि जो बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और अरविंद घोष ने इस बंग बंग आंदोलन की क्या करी, मुख्य क्रांतिकारी थे। 2 नंबर बढ़ाऊंगा, साइमन कमीशन के बहिष्कार से क्या समझते हैं। देखो, साइमन कमीशन के एक प्रकार को साइमन कमीशन के कि जो जॉन साइमन के द्वारा 1927 में भारत आया। ये कमीशन के तो एक अंदर भारत के जो संवैधानिक व्यवस्था थी या भारत के संविधान को निर्माण करने के लिए कमेटी को गठित करे गए थे। लेकिन ई कमेटी के अंदर है ना, कोई भी एक भारतीय कौन थो, भारत को संविधान को निर्माण हो रहा है लेकिन इनमें कोई भारतीय को नहीं। यह बात भारतीय ने बहुत बुरी लगी। उन्हें एक झटको लाग्यो इस रूप में कि अंग्रेजा की जो नीयत है ना भारत का संविधान के निर्माण के प्रति या भारत ने स्वदेश निर्माण करने के प्रति, या उनके नीति साफ को नहीं है। तो एक प्रति ही साइमन कमीशन को बहिष्कार हुई। चलो बड़ा फाइन क्वेश्चन है। साइमन कमीशन 1927-28 के बहिष्कार एवं विरोध का प्रमुख कारण किसी भी भारतीय को कमीशन का सदस्य नहीं बनाया जाना तथा कमीशन द्वारा भारतीयों की क्षमताओं को निर्णय किया जाने को अपना अपमान समझते थे। देखो, एक अंदर यही बताई गई थी कि कमेटी में कोई भी भारतीय कौन तो और भारतीय ने इस चीज़ से यह महसूस हुई कि अंग्रेजन यह लगा कि भारतीयों की जो निर्णय लेने की क्षमता है ना वह कमज़ोर है। और यह चीज़ अपमान के रूप में महसूस हुई उन्हें। भारतवासी यह समझते थे भारत का संविधान भारतीयों को ही बनाना चाहिए, भारत का लोग सभी लोग, क्योंकि भाई कोई भी देश का लोग ही भाई ज़्यादा यह चीज़ समझ सके ही कि उठेगा संविधान में क्या क्या चीज़ बेटर हो उसके हैं। तो भारतवासी भी ये चीज़ समझा करता कि उनको देश को निर्माण पर खुद करें संविधान को। अंत कमीशन को किसी भी भारतीय संविधान सदस्य को न लिया जाना, उन्होंने यह अनुमान लगाया कि अंग्रेज भारतीय को स्वयं शासन के योग्य नहीं समझते हैं। तो ई कमीशन में जो साइमन कमीशन जो भारतीय संविधान को निर्माण बनाने के लिए आए थे, तो उसके अंदर एक भी भारतीय नहीं होना, उनके भारतीयों ने यह चीज़ लाग रही कि जो अंग्रेज हैं भाई यह चीज़ समझें कि भारतीय खुद को शासन चला ही कौन सकें। अब बढ़ा 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ। अंग्रेजों द्वारा अवध का विलयकरण या अधिकरण कब और क्यों किया गया। देखो, जो अवध को विलयकरण हुए थे ना, वो डलहौजी की जो गोद नीति का अंतर्गत करे गए थे, जिसका अंतर्गत किए थे पटाफा। 13 फरवरी 1896 को डलहौजी ने नवाब वाजिद अली शाह को पद हटाने के लिए अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने की घोषणा कर दी कद करी थी। 13 फरवरी 1856 को डलहौजी ने नवाब वालिद अली शाह को हटाने की थी। डलहौजी ने अवध के नवाब पर आरोप लगाया था कि उसके शासन कार्यों की उपेक्षा करके 1801 की संधि का उल्लंघन किया है। मतलब डलहौजी का आरोप था कि उसने ना 1801 की जो संधि थी को उल्लंघन करियो थो।
उसने नवाब पर कुशासन भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में शामिल कर लिया। अब आपा बढ़ांगा 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ। जो अवध विलय वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोली पर पूछे हुए। तो 4 नंबर क्वेश्चन है, उग्रवाद के जन्म के पीछे कोई कारण बताइए। देखो पहले मैं ध्यान बताओ उग्रवाद क्या है। उग्रवाद के अंदर वह लोग होया करता जो अंग्रेजी शासन ने भारत के अंदर अंग्रेजी शासन अच्छो कौन समझा करता। उनके अनुसार जो अंग्रेजी हुकूमत है वह बढ़िया तरीके वह भारतीय के लिए सही नहीं है। ठीक है। अब बढ़ांगों के पीछे जो उग्रवाद जो कांग्रेस की कमेटी थी उसके अंदर 93 लखनऊ समझौता के बाद में 2 भाग में बट गई थी, उग्रवाद और उदारवाद में। तो उग्रवादियों को जन्म क्यों हो अपाया बढ़ांगा 1897 व 1805 तक इंग्लैंड में उग्रवाद दल का शासन था। तो भारतीयों को अधिकार देने के पक्ष में था। अंत सरकार की दमनकारी नीतियों में भारत का उग्रवाद का जन्म हुआ है। देखो क्या थो कि 1893 से 1805 के बीच में जो इंग्लैंड की जो सरकार थी वह भारत को वह भारतवर्ष ने अपना उसका अधिकार देने के पक्ष में कौन थी। तो उस जो विरोध बहुत खतर जो सरकार की दमनकारी नीतियां का विरोध करने के लिए ही जो उग्रवादियों को क्या है जन्म हुए। और 1892 के अधिनियम लोगों की भावनाओं के अनुरूप नहीं था। तो जो 1892 का अधिनियम जो लोगों का जो आयो वो भी लोगों का अनुभव भावना का अनुरूप नहीं था। लोगों को विरोध देखने मिले और एक विरोध के अंदर ही जो उग्रवादों को जन्म हुए। 3 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने उग्रवादियों की मांग पर कोई ध्यान नहीं दिया जिसके कारण नवयुवकों में तीव्र असंतोष था। तो ब्रिटिश सरकार देखो उग्रवादी था कट्टर विरोधी था ब्रिटिश सरकार का तो इसका कारण क्या है कि जो ब्रिटिश सरकार उनको कोई ध्यान कौन दे रही थी। तो यह चीज़ भी भारतीय जो नवयुवक था या जो उग्रवादी था उन्हें बढ़िया कौन लाग्यो। भारतीयों की आर्थिक शोषण भी उग्रवाद के जन्म का एक उत्तरदायी था। देखो कोई भी चीज़ हो उठे आर्थिक कारण जरूर होगो थाने पे रहे बहुत ज़्यादा पैसों भारत को पैसों ब्रिटेन जा रहे थे, भारत को तो काम शोषण हो रहे थे, भारत को गरीबी लगातार बढ़ रही थी। तो आर्थिक कारण भी उग्रवाद के जन्म के पीछे बहुत बड़ा कारण था। 5 नंबर क्वेश्चन है, भारतीयों में सांस्कृतिक जागरण जैसे महाराष्ट्र में गणपति पूजा और शिवाजी उत्सव और बंगाल में दुर्गा पूजा से भी लोगों को राष्ट्रीयता एवं देशभक्ति की भावना जागृत हुई। इस प्रकार के धार्मिक उत्थान ने उग्रवादी विचारधारा से को प्रोत्साहित किया। देखो कोई भी जब पूजा वगैरह हो कोई भी सम्मेलन हो उसमें हर प्रकार का लोग एक जगह इकट्ठा हुए हैं। तो ये जो इस प्रकार का जो सम्मेलन हुआ था एक अंदर धार्मिक प्रवृत्ति थी वह भी बढ़ी और उसके साथ एकत्रत्व की भावना भी बढ़ी। तो इससे भी एक जो उग्रवादी विचारधारा है वह आगे बढ़ी। अब बढ़ाएंगे आप होम रूल व गृह शासन आंदोलन के बारे में। देखो होम रूल और गृह शासन के तो कि अब तक उठे और गृह शासन से भी समझ को कि हर एक जो शासन प्रणाली है भारत के अंदर अंग्रेजा का बाद में वह भारतीयों का हाथ में है। छोटी से छोटी स्वयं का हाथ में है, चाहे नगर पालिका हो चाहे केंद्र सरकार की हो चाहे प्रशासनिक व्यवस्था हो, जितनी भी व्यवस्थाएं शासन प्रणालियों उनमें गृह को मतलब स्वयं का भारतीयों को अधिकार होना चाहिए। यही गृह होम रूल या गृह शासन आंदोलन था आप पढ़ांगा। होम रूल आंदोलन एक वैधानिक आंदोलन था जिसका उद्देश्य भारत के लिए स्व शासन प्राप्त करना था। मतलब जो होम रूल आंदोलन था यह वैधानिक आंदोलन हो जिसको उद्देश्य के तो भारत में स्व शासन प्राप्त करना कि भारतीयों को भारतीय ही खुद को शासन करें भारत को पर। एनी बेसेंट तथा बाल गंगाधर तिलक होम रूल आंदोलन के प्रमुख नेता थे। तो ई आंदोलन को जो अग्रणी नेता कौन रहा श्रीमती एनी बेसेंट जो प्रथम भारतीय भी रही थी कांग्रेस की अध्यक्ष। बाल गंगाधर तिलक होम रूल के कहते प्रमुख नेता थे। श्रीमती एनी बेसेंट के अनुसार होम रूल का उद्देश्य ग्रामीण परिषद से लेकर जिला बोर्ड मैनिपुलेशन बोर्ड प्रांतीय व्यवस्था पालिकाएं सभाएं राष्ट्रीय संसद तक पूर्ण स्वशासन की स्थापना थी। मतलब छोटी से छोटी इकाई से लेकर बड़ी से बड़ी संसद तक के कि भारतीयों को ही उठे शासन होना चाहिए। इस आंदोलन की बड़ी संख्या में भारतीयों ने भाग लिया। 1917 में यह आंदोलन अपनी चरम सीमा पर बढ़ा। तो तन के याद रखना है कि एक तो यो पॉइंट जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि एनी बेसेंट और बाल गंगाधर का मुख्य अग्रणी नेता रहा तथा आई को उद्देश्य के थो कि जो जिला बोर्ड व मैनिपुलेशनल बोर्ड से लेकर संसद तक भारतीयों को शासन होना चाहिए। और यो कद सबसे उच्च पर पूछो तो 1917 में। अब बढ़ांगा 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। जो पंचशील सिद्धांत हो उसका क्या थो उसको बारे में बताना है। भारत में
भारत की शांति प्रिय पंचशील के 5 सिद्धांतों को प्रतिपादित करता है। इसमें भारतीयों की विदेश नीति का आधारशिला कहा जाता है। मतलब भारतीयों की जो विदेश नीति के रही संविधान निर्माण के बाद में उन पंचशील सिद्धांत करे हुए आप बढ़ांगा। देखो भारतीयों की जो विदेश नीतियों की मुख्य बात क्या है कि आप कोई भी गुट को गुट को इसो को नहीं, आप कोई भी देश है चाहे गरम दल नरम दल ही या फिर जो शीत युद्ध के अंदर भी आप कोई कोई साथ कौन आप कोई भी देश को पूर्ण रूप से समर्थन कौन करा कोई भी गुट को। तो ये भारत की विदेश नीति को एक मुख्य पॉइंट है। देखो इनके है एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता व सर्वोच्चता का पारस्परिक सम्मान करना। इको अर्थ ये है चाहे अमेरिका है और चाहे रसिया है, दोनों रूस है, हर दोनों की अखंडता और सर्वोच्चता को अपना सम्मान करा। मतलब आप अमेरिका को भी साथ देवा और समय समय पर रसिया को भी साथ देवा। दोनों देशों ने अपा उनको एक जो देश के रूप में अपा सम्मान करा। हाँ अनाक्रमणकर्ता को अर्थ है कि आप कोई भी दूसरा देश पर युद्ध कौन करा या ऊपर आक्रमण कौन करा। एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना। अहस्तक्षेप मतलब जय मान लो एक छोटी सी चीज़ मानो बताओ जैसे भारत और अमेरिका और इजराइल के बीच में कदे भी कौन बना उन दोनों को हमेशा टकराव होते रहे। तो अपन ना इजराइल को साथ देवा ना अपन अमेरिका को साथ देवा। पहली बात तो गुट निरपेक्ष रहा। दूसरी बात अमेरिका के अंदर अगर कोई भी देश में आंतरिक हमला हो या फिर कोई राजनीतिक विरोध उत्पन्न हो तो अपन उनका आंतरिक मामला के अंदर कोई भी हस्तक्षेप कौन करा। ठीक है, अपन उनको ऊपर कोई टिप्पणी कौन करा। तीसरा परस्पर लाभ है समानता। आपने यो है कि कोई ऐसी नीतियाँ को निर्माण करियो जाओ अंतर्राष्ट्रीय नीतियों को जिम सामने वाले देश को भी भलाई हो और अपनी खुद की भी भलाई हो है। पांचों शांतिपूर्ण अस्तित्व जियो और जीने दो। मतलब सीधी बात आप कोई भी देश पर आक्रमण कौन करा अपना उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि अपनों भी विकास और दूसरे देशों को भी विकास हो। यह है पंचशील सिद्धांत भारत को विदेश नीति में। अब पढ़ांगा पर रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में। तो सबसे पहले मैं थाने बता दूं कि रैयतवाड़ी जो व्यवस्था रही थी यह एक प्रकार की व्यवस्था थी के अंतर्गत मतलब भूमि बंदोबस्त की व्यवस्था हुई थी जो थॉमस मुनरो के द्वारा लागू करी गई थी। एक अंतर्गत के तो जो बड़ा बड़ा जमींदारान घट हटा के जो हर भूमि को जो स्वामित्व थो वो छोटा छोटा जो कृषक होया करता उन्हें खुद ने दे दियो तो किसानान दे दियो तो कर देने का बदला जितना दिन कर दियो जागो उतना दिन भूमि का स्वामी रहेगा। चलो बड़ा है रैयतवाड़ी व्यवस्था का बारे में। रैयतवाड़ी बंदोबस्त थॉमस मुनरो द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त के प्रवर्तक थे। यह बंदोबस्त सीधे कृषकों से लिया गया था। मतलब रैयतवाड़ी जो बंदोबस्त है किसके द्वारा शुरू किया गया तो थॉमस मुनरो के द्वारा। और एक अंदर जो डायरेक्ट सीधा कृषक था किसान था उनको ही भूमिका थी। रैयत की भूमि को एक वास्तविक स्वामी मान लिया गया था। जो कृषि भूमि हुआ करती उन जो कृषक नहीं को वास्तविक जो मान लिया गया था उसी से ही कर वसूल लिया जाना निश्चित किया गया। यह बंदोबस्त मद्रास तथा मुंबई प्रांतों में लागू हुआ। तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या थॉमस मुनरो द्वारा लागू किया गया। एक उद्देश्य के तो सीधे कर्षका ने उनकी भूमि को स्वामी मान लिया गया। लागू कठे गयो मुंबई तथा मद्रास में। इसकी प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। यो रैयतवाड़ी को क्वेश्चन है, यो लॉन्ग क्वेश्चन भी आया कर है हमेशा। इस व्यवस्था के अंतर्गत कृषकों को भूमि का स्वामी स्वीकार किया गया। वहीं राज्य की जमीन का लगान के देने के लिए भी उत्तरदायित्व किया गया। तो यह जो व्यवस्था है एक अंतर्गत किया करे गयो कृषकों को भूमि का स्वामी स्वीकार कर लिया गया। मतलब जो कृषक था वो खुद न भूमि को स्वामी स्वीकार कर लिया गया। किसानों की रैयत को अपनी भूमि खेती के लिए उठाने बेचने तथा गिरवी रहने का अधिकार था। मतलब जो किसान थे उनके करियो गयो जो वो आपकी कृषि भूमि ने बेच भी सको थो ऊपर लोन भी ले सको तो तथा उन गिरवी भी रखने को अधिकार दे दिया गयो। 3 नंबर क्वेश्चन है जब तक भूस्वामी सरकार को नियमित रूप से लगान देता रहेगा तब तक वो भूमि का स्वामी बना रहेगा। परंतु लगान न देने की स्थिति में भूमि पर सरकार का स्वामित्व तो बन जाएगा। मतलब जो जितना दिन अंग्रेज सरकार ने जो लगान दिया जाएगा तब तक वो किसान है या कर सका वो कि वो भूमि को स्वामी हो तो चले जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि इस व्यवस्था में बंजर भूमि रैयत के पास नहीं छोड़ी गई, इस पर सरकार का नियंत्रण बना रहा। मतलब क्या है कि जो बंजर भूमि थी इस पर कोई भी कृषक को जो अधिकार कौन तो पर ब्रिटिश सरकार अपना अधिकार का अंतर्गत आ गई। जो अभी भी है भारत के अंदर जो बंजर भूमि है वो केंद्र वन विभाग को अधिकार रहा है। 5 नंबर क्वेश्चन है प्रारंभ में भू राजस्व 1/2 निर्धारित किया गया परंतु बाद में 1/3 कर दिया गया। मतलब पहले 50% जो राजस्व था वो मतलब कर लगाया गया किसानों के ऊपर उसके बाद में घटा के तो कर दियो 33% कर दियो।
इस बंदोबस्त की अवधि कितनी साल रखी गई? 30 साल रखी गई। तो 6 का 6 पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आने थे, याद कर लियो। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि दस्तक प्रथा क्या थी। सबसे महत्वपूर्ण प्रथा यह प्रथा थी। ई प्रथा के कारण ही बंगाल के अंदर अंग्रेजा को इस जो स्थापना हुई, मतलब जो अंग्रेजा की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वह प्रसार कर पाई बंगाल के अंदर और भारत के अंदर। देखा अपन समझांगा कि क्या थी दस्तक प्रथा। 1717 में मुगल सम्राट फारूक सियर ने अंग्रेजी कंपनी को 3,000 रुपये के बदले बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में बिना कर दिए व्यापार देने का अधिकार दे दिया। तो सबसे इम्पोर्टेंट है 1717 के अंदर अंग्रेजा के बीच में और जो बंगाल को जो नवाब थो फारूक सियार के बीच में एक समझौता हो। इस समझौता के अंतर्गत की चीज़ हुई कि जो अंग्रेजी बंगाल का नवाब ने 3,000 रुपये दे के कट्ठे कट्ठे बंगाल में, बिहार में और उड़ीसा में सिर्फ 30,000 देना है उन्हें वार्षिक रूप से। उसका बाद में वह फ्री में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के अंदर व्यापार कर सके हैं। और अंग्रेजों ने इसी को दस्तक या अनुमति पत्र दियो। मतलब दस्तक अर्थ के बाद आप अंदर आनो, और एक अर्थ भी यही है कि मतलब अनुमति मिल गई कि वह फ्री में व्यापार कर सके हैं। भारतीय व्यापारियों को बेचकर धन कमाने तथा बंगाल के नवाब को राजकोष हानि पहुंचाने लगी। मतलब अंग्रेज के दिमाग लगायो, उन्हें बस 3,000 रुपया तो दिया करता, लेकिन इसका बदला वह खुद तो फ्री में व्यापार करता। उसके बाद में क्या कि उनका जो जानकार जो भारतीय व्यापारी करता ना, उनसे भी वह क्या कराया करता, उन्हें जो नवाब का द्वारा जितनों कर लगाए गए थे भारतीय व्यापारियों पे, उनको उससे कम कर लेके और वह उन्हें भी फ्री में दस्तक प्रथा को फायदा लेना का। इससे क्या हो, जो बंगाल को जो राजकोष था ऊपर हानि हुई, उनको नुकसान हुआ। कर्मचारी निजी व्यापारियों में भी दस्तकों का प्रयोग करके राजकोष को हानि पहुंचाया गया। मतलब जो निजी व्यापारी था ना, उन्हें भी दस्तक जो नीति थी या जो संधि थी उसको प्रयोग करके जो बंगाल को जो राजकोष है उसको बहुत ज़्यादा घाटो हो। चलो बढ़ांगा पा 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ कि ब्लैक होल की घटना क्या थी। तो ब्लैक होल की घटना है वो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट घटना हुई है। एक अंतर्गत के देखो कि जो सिराजुद्दौला था ना, वो मतलब अंग्रेज जब नवाब बने हो उठे को बंगाल को, वो क्या कि अंग्रेजों को विरोधी थो। वो अंग्रेजों को कठपुतली पन्नों को न्याओ थो। अब उसको क्या हो, मीर का जो बाजार थो, कासिम बाजार थो, उठे अंग्रेजा की फैक्ट्री थी। वो फैक्ट्री के अंदर क्या है कि जो अंग्रेजा ने ना एक बार सिराजुद्दौला बोले कि तेमनिया थारी फैक्ट्री दिखाओ थे, एक अंदर के काम करो। अंग्रेजों की बात कौन मानी और उन फैक्ट्री भी कौन दिखाई। ये बात से तिलमिला को सिराजुद्दौला वो बोलियो कि ना बोलियो, उसके बाद में वो तिलमिला के क्या हो, वो ऊपर आक्रमण कर दियो। और ये आक्रमण का अंतर्गत क्या हो, पहले तो जितना भी अंग्रेज था बस सारा भागा, लेकिन क्या हो 146 जो अंग्रेज था वो उसके अंदर बच गया। उन्हें पकड़ के जो सिराजुद्दौला है ना, वो मायने एक कोई कमरा में बंद कर दिया 146 ने। और वो जून को महीना हो, उसके अंदर की बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी, और उसके अंदर कुछ तो गर्मी के कारण कुछ कंजस्टेड, मतलब एक बंद कमरा का कारण कहें कि 123 जो अंग्रेज अब मर गया था। यही जो घटना ना काल कोठरी या ब्लैक होल घटना का रूप से जाना जा है। यह बात कौन बताई गई? होलवेल जो अंग्रेजी इतिहासकार है उसके द्वारा बताई गई। लेकिन भारतीय जितना भी इतिहासकार है वह इन सिर्फ अतिशयोक्ति या फिर एक मतलब काल्पनिक घटना बताओ हैं, उनके अनुसार यह घटना कदे हुई क्यों नहीं। यह सिर्फ जो होलवेल है वो अपनों राजनीतिक फायदे उठाने के लिए इस प्रकार की एक मनगढ़ंत कहानी बनाई थी। चलो बटा हाँ एक बार की हुई। होलवेल ने अपनी डायरी में लिखा कि 1756 की रात्रि को 1756 की रात्रि को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के आदेश पर 176 अंग्रेजी बंदियों को एक चौड़ी कोठी में बंद कर दिया गया। भीषण गर्मी के कारण 23 व्यक्ति मर गए तथा केवल 23 व्यक्ति जीवित रह पाए। मतलब जो इकम के हो बहुत ज़्यादा गर्मी होने का कारण 23 जो व्यक्ति ही बचा था 140 में, और 123 की मृत्यु हो गई थी। इसी घटना को काल कोठरी घटना कहा जाता है। अधिकांश इतिहासकार इस घटना को काल्पनिक मान रहे हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है प्लासी के युद्ध के महत्व बताइए। प्लासी को युद्ध, बक्सर को युद्ध और 1857 की क्रांति, हर तीन में से हमेशा पहली यूनिट में एक क्वेश्चन जरूर रहा है लॉन्ग क्वेश्चन में। तो सबसे पहला क्वेश्चन है राजनीतिक दृष्टि से प्लासी का युद्ध महत्वपूर्ण स्थान था। देखो इस युद्ध में अंग्रेजों की प्रतिष्ठा को उच्च स्तर पर पहुंचा दिया। प्लासी को युद्ध प्रथम युद्ध हुए थे, ठीक है।
अच्छा, ये युद्ध का अंदर था ना भी बेरो है जो बंगाल को जो नवाब थो सिरजुद्दौला इन अराधियों को थो प्लासी का युद्ध के अंदर। अब यो के तो एक युद्ध का आरण का कारण क्या है कि सबसे धनी अंग्रेजों का अधिकारों को, सबसे पहली बात तो यही है कि जो अंग्रेजों का अधिकारों को बंगाल की सत्ता वास्तविक रूप से अंग्रेजों के हाथ में आ गई। तो जो बंगाल की सत्ता के बाद अंग्रेजों का हाथ में आ गई। इस युद्ध से विजय प्राप्त करने के कारण देशी शासकों को शक्ति का अंत करने का आत्मविश्वास भी अंग्रेजों में स्थापित हो। मतलब क्या कि अंग्रेजों ने यह भी चीज़ लगन लगी कि आपा एना जो स्थानीय जो जितना भी जो शासक है उन्ना अरास कहाँ। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की जीत के पश्चात मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया। मतलब ये जीत के बाद कि मीर जाफर ने बंगाल को नवाब बना दिया। मीर जाफर एक अयोग्य व्यक्ति था। उसने अंग्रेजों को इतना दंड दे दिया जिससे क्या है कि जो राजकोष है वही रिक्त हो गया। इस प्रकार प्लासी के युद्ध से अंग्रेजों के अत्यधिक महत्वपूर्ण साबित हुआ। यह इतिहासकारों के अनुसार महत्वपूर्ण युद्ध था। चलो बड़ा आपा 11 नंबर क्वेश्चन की तक सहायक संधि के थी।